तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो देखिए, इससे पहले हम फिजिक्स का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और वो भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का 40 वीवीआई क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय हैं वो लाएंगे। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपका 10-10 क्वेश्चन होगा, जो कि मोस्ट वीवीआई है। यदि अगर आप एग्जाम की तैयारी थोड़ा भी नहीं किए हैं तो मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रश्न को आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, और आप देखिएगा कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करें, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की परिभाषा एवं एसआई मात्रक को लिखें। यदि विद्युत आवेश किसी चालक से होकर बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर है। देखिए कि जब किसी चालक से आवेश का प्रवाह होता है ना, तो उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसे एम्पीयर कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो देखिए कि प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है। यानी किसी चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका यदि अगर कोई विरोध उत्पन्न कर रहा है तो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। इसके बाद ओम के नियम को हम जान लेते हैं। तो देखिए कि जब चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान या लंबाई नियत रहती है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होती है, सीधे अनुपातिक या समानुपाती होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है ओम के नियम का सूत्र है यहाँ पर कि V बराबर आई आर। यहाँ पर V जो है विभवांतर को डिनोट करेगा और I जो है विद्युत धारा को और R जो है प्रतिरोध को डिनोट करेगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्लेट है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो देखिए कि इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, जिसे V से व्यक्त करते हैं। इसके बाद विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर यानी कि इन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला नंबर है कि चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कि देखिए चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर है कि चालक की मोटाई पर यानी अनुप्रस्थ काट। चालक की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चौथा नंबर है तापमान पर। तापमान बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 5वां नंबर है सामग्री के प्रकार पर। 6ठा नंबर है अशुद्धियों की उपस्थिति पर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल में अक्रिय गैस से मिश्रण क्यों भरा जाता है। तो देखिए विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरने का मकसद उसमें मौजूद टंगस्टन के फिलामेंट को हवा के ऑक्सीजन से बचाना है। अगर फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा यानी टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग विद्युत बल में अक्रिय गैस को भरते हैं ताकि वह किसी के साथ अभिक्रिया ना करे। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को कहते हैं। देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उसकी दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। इसके बाद विद्युत शक्ति का कुछ यहाँ पर पॉइंट बताया गया है जो हम अगले वीडियो में यानी 5 नंबर का जो पार्ट लाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करके बता देंगे। अभी अगर आप चाहते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं, जो आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा और दृश्य धारा में क्या अंतर है। तो देखिए दृश्य धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, जबकि दृश्य धारा का केवल परिणाम बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा में दूसरा नंबर पॉइंट है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि दृश्य धारा इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है, जबकि दृश्य धारा यह चालक के भीतर भाग से प्रवाहित होता है।
इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो देखिए जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। यानी कि जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, जो कि देखिए जब बहुत समय पहले भूकंप आया था या सुनामी आई थी तो उसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु या पेड़ पौधे दब जाते हैं, तो उसको यानी कि सड़ने गलने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तब जाके जीवाश्म ईंधन बनता है। उसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, यानी कोयला और पेट्रोलियम। इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। देखिए यूरेनियम भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। देखिए आप मेरी बात को समझिए और मेरे द्वारा अभी जो बोल रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वो आसान परिभाषा है। तो देखिए कहता है जब एक बहुत बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, और जब टूटने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो देखिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अवतल दर्पण जो होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश का किरण आता है उसे यानी कि एक जगह एब्जॉर्ब कर देता है, जिससे वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और खाना आसानी से बन जाता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा में बनते हैं। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी हैं। जब इसे जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैस वायुमंडल में मिलती रहती है। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO गैस विषैली है। अगर इनकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर CO2 में परिवर्तन हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, जिसे तीव्र वैश्विक उष्मन होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, ठीक है। देखिए हम समझाते हैं, आप समझिएगा कि कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है तो उससे बहुत सारा खतरनाक गैस निकलता है जो विषैला होता है, जो पर्यावरण को दूषित कर देता है और जिससे जान माल पर और पर्यावरण के संतुलन पर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसीलिए हमें कोयला और पेट्रोलियम को सीमित मात्रा में, यानी जितना हमको ज़रूरत है, ठीक है, उतना ही उपयोग करना चाहिए। उससे ज़्यादा हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, जिसकी प्राप्ति बहुत सालों बाद होती है, यानी लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको प्राप्त करने के लिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर भी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनरेटर की टर्बाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि देखिए पृथ्वी के अंदर में जो भाप बनता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर में लावा है और वो जो भाप बनता है उसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उससे टर्बाइन को घुमाया जाता है, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद कहता है कि सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखें। तो देखिए
देखिए यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है, इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा नंबर सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि इसे दोबारा हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि सौर ऊर्जा अच्छा है, मतलब इसको यानी कि उतना नुकसान नहीं होता है इसका, यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है उसका नुकसान नहीं होता है। चौथा नंबर है पृथ्वी पर मानव जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर यानी कि जब तक देखिए सूर्य का प्रकाश यदि अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं आएंगे, पेड़ पौधा नहीं आएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तो देखिए जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या हैं? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत जनित्र मतलब होता है एक प्रकार का जनरेटर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। देखिए तो पहला नंबर पॉइंट है कि ये बल रेखाएं बंद वक्र होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तीसरा नंबर है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित आरेख खींचें। तो देखिए यहाँ पर आपको नामांकित चित्र दे दिया गया है, आप इसे लिख लीजिए और ऐसा ही आप परीक्षा में जाके लिख दीजिएगा, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करके बताएं तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा 5 नंबर वाला, उसमें हम मानव नेत्र के बारे में पूरी तरह बताएंगे। इसके बाद है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। तो देखिए ए मीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है जबकि वोल्ट मीटर द्वारा हम विभवांतर को मापते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जबकि वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को ए सूचित करते हैं, ए मीटर को ए से सूचित करते हैं जबकि वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। तो देखिए आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी फायदेमंद लगता हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एकदम सोचिए कि रामबाण है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया तो हम यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।